फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 2 फरवरी 2025 से लेकर 8 फरवरी 2025 तक इस वीक में जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? ए रेल कनेक्ट, बी वन इंडिया वन टिकट, सी स्वरेल, डी रेल सारथी। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वरेल। देखिए, रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। यह ऐप वर्तमान में बीटा संस्करण में है और गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना और विभिन्न सेवाओं को एकीकृत करके कई अलग अलग ऐप्स की आवश्यकता को समाप्त करना है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस अंतरिक्ष यात्री ने महिलाओं में सबसे अधिक स्पेस वॉक समय का नया रिकॉर्ड बनाया है? ए कल्पना चावला, बी राकेश शर्मा, सी सुनीता विलियम्स, डी पैगी व्हिटसन। राइट आंसर है ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स। देखिए, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने महिलाओं में सबसे अधिक स्पेस वॉक समय का नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे उन्होंने पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। विलियम्स ने अब 9 स्पेस वॉक में कुल 62 घंटे और 6 मिनट का समय दर्ज किया। यह उपलब्धि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ अपनी हालिया एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी के दौरान हासिल की। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024 में किस बैंक ने 6 श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी HDFC बैंक, सी कर्नाटका बैंक, डी ICICI बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटका बैंक। देखिए, कर्नाटका बैंक ने 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और सम्मान समारोह 2024 में 6 श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसे भारतीय बैंक संघ IBA द्वारा आयोजित किया गया था। यह उपलब्धि बैंक की तकनीकी नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ए ऋषभ पंत, बी संजू सैमसन, सी दिनेश कार्तिक, डी KL राहुल। राइट आंसर है ऑप्शन सी दिनेश कार्तिक। देखिए, भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने दिग्गज MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। हाल ही में खेले गए एक मैच में कार्तिक ने 21 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिससे उनका कुल T20 रन 7,451 रन हो गया, जो कि 361 पारियों में और 409 मैचों में हुआ। यह उपलब्धि कार्तिक की T20 प्रारूप में सबसे स्थिर और प्रभावशाली विकेटकीपर बल्लेबाजों के रूप में स्थापित करती है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में लतिका कट्ट का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी साहित्य, डी संगीत। राइट आंसर है ऑप्शन बी मूर्तिकला। देखिए, लतिका कट्ट भारत की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से एक। 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सार्वजनिक व्यक्तित्वों की विशाल मूर्तियों और बस्ट के लिए जानी जाने वाली कट्ट के काम ने प्रकृति के जैविक रूपों की सजीवता को दर्शाया। अपने 5 दशक लंबे कैरियर में उन्होंने विभिन्न प्रकार के माध्यमों में काम किया, जिसमें टेराकोटा, पेपर माचे, पत्थर और कांस्य शामिल थे, और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अरविंद कुमार, बी राजेश निर्वाण, सी राकेश अस्थाना, डी SN श्रीवास्तव। राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेश निर्वाण। देखिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक DG के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक जारी रहेगी। देखिए, अगला प्रश्न है,
2025 में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी तमिलनाडु, डी कोलकाता। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। देखिए, भारत में पैरा खेलों और समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया। यह प्रतिष्ठित आयोजन तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा और भारत में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाएगा, जहां दिव्यांग एथलीट राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का मुख्य अतिथि कौन था? ए नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर एस जयशंकर, सी अजीत डोभाल, डी अमित शाह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस जयशंकर। देखिए, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 28 और 29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी आबू धाबी में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर एस जयशंकर 27 और 29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। जून 2024 में विदेश मंत्री के रूप में पुनः नियुक्त होने के बाद डॉक्टर जयशंकर की यह संयुक्त अरब अमीरात की तीसरी यात्रा थी। रायसीना डायलॉग्स भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो विश्व समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी टाटा स्टील, सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, डी अडानी ग्रुप। राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील, जो भारत की प्रमुख स्टील निर्माण कंपनियों में से एक है, ने देश के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है। कंपनी का दावा है कि वह भारत की पहली कंपनी है जिसने हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप विकसित की है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। ये नवाचार वैश्विक स्तर पर स्थिति ऊर्जा समाधानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के साथ मेल खाता है। नए विकसित API-X65 पाइप्स, जिन्हें टाटा स्टील के खपोली संयंत्र में प्रोसेस किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 के बजट में कितनी आय तक को कर मुक्त कर दिया गया है? ए 10 लाख रुपए, बी 12 लाख रुपए, सी 15 लाख रुपए, डी 20 लाख रुपए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 लाख रुपए। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसका उद्देश्य मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। 12 लाख रुपए तक की आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नए कर व्यवस्था के तहत कोई आयकर नहीं देना होगा। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 75,000 रुपए के मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए छूट सीमा 12.75 लाख रुपए निर्धारित की गई है। देखिए, अगला प्रश्न है, IRDAI की नई अधिसूचना के अनुसार बीमाकर्ताओं को 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की अधिक वृद्धि करने से पहले अनुमति लेनी होगी? ए 5%, बी 8%, सी 10%, डी 12%। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10%। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में तेज वृद्धि से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई अधिसूचना के तहत बीमाकर्ताओं को 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए वार्षिक प्रीमियम में 10% से अधिक वृद्धि करने से पहले IRDAI से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह कदम तुरंत प्रभाव से लागू हुआ है और इसका उद्देश्य वृद्ध लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा को किफ़ायती और सुलभ बनाना है, जो अक्सर सीमित आय पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुभद्रा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। देखिए, ओडिशा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना राज्य भर की महिलाओं के जीवन को बदल रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। देखिए, अगला प्रश्न है,
2024 में भारत ने वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ए दूसरा, बी तीसरा, सी पहला, डी चौथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला। देखिए, भारत घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर पीएलएफ में वैश्विक नेता बनकर उभरा है, जिसने 2024 में 86.4% का प्रभावशाली आंकड़ा दर्ज किया। उसने अमेरिका 84.1% और चीन 83.2% को पीछे छोड़ दिया। जो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विमानन क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और दक्षता को दर्शाता है। 2024 में भारत के उड्डयन क्षेत्र ने 16.3 करोड़ घरेलू यात्रियों को सेवा दी, जो इसकी तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम चैंपियन से संन्यास लेने की घोषणा की? ए सेरेना विलियम्स, बी सिमोना हालेप, सी मारिया शारापोवा, डी वीनस विलियम्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिमोना हालेप। देखिए, पूर्व विश्व नंबर 1 और 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने 33 वर्ष की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। रोमानिया स्टार ने डोपिंग निलंबन के बाद चोटों से जूझते हुए वापसी की कोशिश की, लेकिन अंततः संन्यास लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने देश में आयोजित ट्रांसिल्वेनिया ओपन के पहले दौर में लूसिया ब्रोंजेटी के खिलाफ हार के बाद यह घोषणा की। हालेप के कैरियर की प्रमुख उपलब्धियों में विंबलडन 2019 और फ्रेंच ओपन 2018 खिताब शामिल है। उन्होंने अपने कैरियर में 24 WTA एकल खिताब जीते और $40 मिलियन से अधिक की पुरस्कार राशि अर्जित की। देखिए, अगला प्रश्न है, DRDO IIT हैदराबाद ने किस नई तकनीक का अनावरण किया जो रक्षा और एरोस्पेस निर्माण को बढ़ावा देगी? ए 3D बायो प्रिंटिंग सिस्टम, बी लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, सी हाई स्पीड CNG मशीनिंग, डी रोबोटिक असेंबली तकनीक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। देखिए, भारत के रक्षा और एरोस्पेस निर्माण क्षेत्रों को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि IIT हैदराबाद में स्थित DRDO इंडस्ट्रीज अकादमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम विकसित किया है। यह नवाचार IIT हैदराबाद, DRDO की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और विभिन्न उद्योग भागीदारों के सहयोग से तैयार किया गया है, जो बड़े पैमाने पर धातु घटकों के निर्माण की प्रक्रिया को बदलने के लिए तैयार है। विशेष रूप से एरोस्पेस और रक्षा उद्योग में यह तकनीक भारत को उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाएगी। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है, जो AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना की योजना और क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें शिक्षा, उद्योग और सरकार से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं। यह विश्वविद्यालय AI अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, तकनीक नवाचार को प्रोत्साहित करने, कौशल विकास का समर्थन करने और AI नीतियों को आकार देने का कार्य करेगा, जिससे महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर AI शिक्षा और नवाचार का केंद्र बन सके। देखिए, अगला प्रश्न है, 2025 के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स में एलन बॉर्डर मेडल किस खिलाड़ी को मिला? ए स्टीव स्मिथ, बी डेविड वार्नर, सी ट्रेविस हेड, डी पैट कमिंस। राइट आंसर ऑप्शन सी, ट्रेविस हेड। देखिए, 2025 के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में जश्न की रात देखने को मिली, जब ट्रेविस हेड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपना पहला एलन बॉर्डर मेडल जीता। खेल के सभी प्रारूपों में हेड के असाधारण प्रदर्शन ने उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिलाया, जिससे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्रिकेटरों में से एक के रूप में उनकी जगह पक्की हो गई। देखिए, अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश के तहत किन देशों से आयात पर भारी शुल्क लगाया गया? ए भारत, ब्राज़ील और जर्मनी, बी रूस, जापान और दक्षिण कोरिया, सी मैक्सिको, कनाडा और चीन, डी फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्सिको, कनाडा और चीन।
देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर भारी शुल्क लागू किया गया। यह कदम अवैध आप्रवासन और फेंटेनिल तस्करी जैसे मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से था, लेकिन इससे प्रभावित देशों से कड़ी प्रत्युत्तर कार्रवाई को जन्म दिया। इस निर्णय ने वैश्विक आर्थिक बहस को जन्म दिया, जिसमें विश्लेषकों ने मुद्रास्फीति के जोखिम, धीमी आर्थिक वृद्धि और संभावित व्यापार युद्धों के बारे में चेतावनी दी है। देखिए, अगला प्रश्न है, 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद द्वारा किस पर्वत को कानूनी व्यक्तित्व लीगल पर्सनलहुड प्रदान किया गया? ए. माउंट कुक, बी. माउंट तारानाकी, सी. माउंट एवरेस्ट, डी. माउंट रुआपेहू। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माउंट तारानाकी। देखिए, 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद में एक ऐतिहासिक क्षण घटित हुआ जब देश ने एक ऐसा कानून पारित किया जिसके तहत माउंट तारानाकी, जिसे तारानाकी माउंगा भी कहा जाता है, को कानूनी व्यक्तित्व लीगल पर्सनलहुड दिया गया। यह अभूतपूर्व निर्णय पर्वत को एक जीवित प्राणी के रूप में मान्यता प्रदान करता है, जिसमें मानव के समान अधिकार होते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी 8वीं संघीय बजट प्रस्तुति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए कितनी राशि की घोषणा की? ए. 100 करोड़, बी. 500 करोड़, सी. 1000 करोड़, डी. 200 करोड़। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 500 करोड़। देखिए, अपनी 8वीं संघीय बजट प्रस्तुति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के एकीकरण के लिए कैबिनेट की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और शासन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार ने एआई से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटन में पिछले वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का विस्तार किया जा रहा है? ए. संरक्षा, बी. कावच, सी. सुरक्षा, डी. त्राण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कावच। देखिए, भारत में रेलवे सुरक्षा में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें कावच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का देश भर में विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना अगले 6 वर्षों में पूरी भारतीय रेलवे नेटवर्क को कवर करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य स्पष्ट है, सुरक्षित और अधिक कुशल ट्रेन संचालन सुनिश्चित करना, साथ ही दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक पर यात्री विश्वास को बढ़ाना। देखिए, अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में लैंगिक बजट जेंडर बजटिंग का कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? ए. 6.8%, बी. 7.5%, सी. 8.86%, डी. 10%। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8.86%। देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 जिसे 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, में लैंगिक बजट जेंडर बजटिंग को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है। इस बार कुल केंद्रीय बजट का 8.86% हिस्सा महिलाओं और लड़कियों के लिए आवंटित किया गया, जो पिछले वित्त वर्ष 24-25 के 6.8% की तुलना में अधिक है। महिलाओं के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो पिछले वर्ष के 3.27 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 37.25% की वृद्धि को दर्शाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंदिर को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा FCRA लाइसेंस प्रदान किया गया है? ए. काशी विश्वनाथ मंदिर, बी. महाकालेश्वर मंदिर, सी. बांके बिहारी मंदिर, डी. सोमनाथ मंदिर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांके बिहारी मंदिर। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA के तहत लाइसेंस प्रदान किया है, जिससे इसे विदेशी धनराशि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है। यह स्वीकृति एक अदालती हस्तक्षेप के बाद आई, जिसके तहत मंदिर के संचालन की निगरानी के लिए एक प्रबंधन समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मंदिर की विदेशी मुद्रा प्राप्तियों और अंतर्राष्ट्रीय दान स्वीकार करने की मंशा का हवाला देते हुए FCRA लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। देखिए, अगला प्रश्न है, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? ए. इंग्लैंड, बी. भारत, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। देखिए, भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने
इतिहास रचते हुए मलेशिया के वायु ए मास ओवल कुआलालंपुर में खेले गए आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। यह भारत का इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरा खिताब है, जिससे भारतीय युवा महिला क्रिकेट टीम ने अपनी वैश्विक प्रभुत्वता को और मजबूत किया। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कब तक 10,000 जीआई उत्पादों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है? ए 2025, बी 2024, सी 2030, डी 2026। राइट आंसर है ऑप्शन सी 2030। देखिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित जीआई समागम के दौरान यह घोषणा की। इस आयोजन का आयोजन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने इंडिया टुडे ग्रुप के सहयोग से किया। मंत्री ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाने की बात कही और इसके क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक समर्पित समिति के गठन की घोषणा की। वर्तमान में भारत में 605 जीआई टैग जारी किए गए हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदौर और उदयपुर को किस मान्यता के तहत वैश्विक सूची में शामिल किया गया? ए वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, बी वेटलैंड सिटी, सी ग्रीन सिटी, डी स्मार्ट सिटी। राइट आंसर है ऑप्शन बी वेटलैंड सिटी। देखिए इंदौर और उदयपुर ने भारत के पहले 2 शहरों के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह मान्यता भारत की सतत शहरी विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों शहरों को बधाई दी और भारतीय विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करने के महत्व को रेखांकित किया। यह मान्यता वेटलैंड के पारिस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक लाभों को दर्शाती है, जो शहरों के सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने बिमकॉइन नामक ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा पेश की है? ए आईआईएम अहमदाबाद, बी बिमटेक, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईएसबी हैदराबाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी बिमटेक। देखिए बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बिमटेक ने बिमकॉइन नामक ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा पेश की है, जो कैंपस के भीतर सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी लेन देन प्रणाली स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई। इस पहल के साथ बिमटेक भारत का पहला बिजनेस स्कूल बन गया है जिसने इस तकनीक को अपनाया है। आईआईटी मद्रास के नक्शे कदम पर चलते हुए यह कदम अकादमिक माहौल में ब्लॉकचेन तकनीक को एकीकृत करने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है, जिससे अन्य संस्थानों के लिए नई मिसाल कायम होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? ए 80%, बी 85%, सी 90%, डी 100%। राइट आंसर है ऑप्शन डी 100%। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा में बीमा क्षेत्र के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करना शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? ए 2 जनवरी, बी 4 फरवरी, सी 15 मार्च, डी 10 अप्रैल। राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 फरवरी। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2022 में कैंसर से लगभग 1 करोड़ मौतें हुईं। इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए कैंसर मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, जो इस बीमारी से निपटने के लिए सभी स्तरों पर प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाता है। हर साल 4 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, कार्रवाई करने और इसके वैश्विक प्रभाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों को कैंसर के खिलाफ एकजुट होने और इसे रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त CEC का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ए TN शेषन, बी SY कुरैशी, सी नवीन चावला, डी सुनील अरोड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन सी नवीन चावला।
देखिए, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी नवीन चावला का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान उनके नेतृत्व और चुनावी सुधारों में उनके महत्वपूर्ण योगदान ने भारत की चुनावी प्रक्रिया पर गहरी छाप छोड़ी। एक अनुभवी सिविल सेवक के रूप में उन्होंने चुनाव आयुक्त और बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कई अहम भूमिकाएं निभाई। उनके कार्यकाल को महत्वपूर्ण सुधारों और कुछ विवादों के लिए जाना जाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? ए नोवाक जोकोविच, बी कार्लोस अल्कराज, सी जैनिक सिनर, डी अलेक्जेंडर ज्वेरेव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैनिक सिनर। देखिए, जैनिक सिनर ने अपनी ऑस्ट्रेलियन ओपन की ताजपोशी का शानदार बचाव किया। अलेक्जेंडर ज्वेरेव को एक तरफा फाइनल में हराकर अपने आप को टेनिस के सबसे उज्जवल सितारों में से एक साबित किया। 23 वर्षीय इटालियन खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने जर्मन प्रतिद्वंदी को हराया। अब सिनर ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, क्योंकि वह जिम कॉरियर के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में लगातार 2 बार टाइटल जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया? ए आर रहमान, बी चंद्रिका टंडन, सी शुभा मुदगल, डी पंडित जसराज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रिका टंडन। देखिए, भारतीय अमेरिकी संगीतकार और व्यावसायिक नेता चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता। उन्होंने यह पुरस्कार बेस्ट न्यूज एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाल्टर केलरमैन और जापानी अमेरिकी सेलो वादक एरू मात्सुमोटो के साथ सहयोग में जीता। यह प्रतिष्ठित सम्मान 2 फरवरी 2025 को 67वें ग्रैमी अवार्ड में क्रिप्टो.कॉम एरिना लॉस एंजल्स में प्रदान किया गया। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। देखिए, गीता जयंती समारोह की सफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 को हरियाणा में भव्य स्तर पर मनाने की तैयारी है। हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने प्रेस वार्ता में घोषणा की कि यह महोत्सव 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक पिहोवा सरस्वती तीर्थ स्थल में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस महोत्सव का उद्घाटन आदि बद्री में करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।